उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक इलाका है, थाना लगता है उत्तर प्रदेश क्षेत्र का इलाका टापा, खुर्द कृष्णा नगर। दरअसल यहाँ एक उमेश चंद नाम का एक व्यक्ति अपने घर की साफ सफाई करा रहा था और साफ सफाई के दौरान ही पता चलता है तो उसका सेफ्टी टैंक है वो पूरी तरह से चौका हो चुका है। वो परेशान हो जाता है, कुछ सफाई कर्मचारियों को बुलाया जाता है और सेफ्टी टैंक की सफाई करा रहा था। इसी बीच में सेफ्टी टैंक में जब सफाई कर्मचारी कुछ हाथ डालते हैं, कुछ काम करते हैं, तो पहले उसके हाथ में एक कंकाल आता है, यानी कि सर आता है। उसके बाद शरीर के अलग अलग हिस्से की हड्डियां आनी शुरू हो जाती है। अब थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं, उन्होंने मालिक को बिना बताए, बिना किसी सूचना, किसी तरकीब से पुलिस थाने पहुंचा दी। पुलिस मौके पर आती है और पूछा जाता है कि नर कंकाल जो मिला था वो आखिरकार किसका है। जो मालिक होता है वह कहता है साहब मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन उस मालिक यानी कि उमेश चंद जो कि पावर कॉरपोरेशन में काम करता था, उसको लगातार जब पुलिस पूछताछ करती है तो आखिरकार वो कहता है कि साहब 2015 में मैंने यह मकान, एक व्यक्ति था सुनील, मैंने उससे खरीदा था, इसके अलावा मुझे कुछ आता पता नहीं। अब पुलिस सुनील के पास जाती है तो पता चलता है कि सुनील की तो 2018 में मौत हो चुकी है। अब पुलिस यह परेशान थे कि आखिरकार किससे बातचीत की जाए, तो पुलिस उसकी पत्नी पुष्पा के पास जाती है और साथ ही उसके भाई नीरज के पास जाती है। अब उनसे पूछताछ करती है कि आखिरकार माजरा क्या है क्या नहीं है। जब बात माजरे की आती है तो पूछने की आती है तो तब एक ऐसा खुलासा होता है जिस पर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम होता है छोटे लाल और सुनील को ज्यादातर जुआ खेलने की आदत थी। अब ऐसी स्थिति में पुष्पा को लगता था कि ये जो घर का सारा सामान वगैरह है ये जुए में सब कुछ बिकवा देगा, सब कुछ हार हो जाएगा। छोटे लाल का हाथ इसमें, सब कुछ छोटे लाल का हाथ है। अब पुष्पा उसके छोटे लाल भाई के घर जाती है, उसके घर जाने के बाद उसको गाली वाली देकर के आ जाती है। इसी बीच में छोटे लाल को गुस्सा आता है और अचानक ही वापस लौटकर इसने सुनील के पास पहुंचता है और यहाँ पर शाम को उसके साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। 10 फरवरी 2012 की को जब यह हाथापाई शुरू हो जाती है, वो धक्का दे देते हैं, वो उसका सर एक दीवार पे जाके लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब छोटेलाल की मौत हो जाती है तो तीन लोग जो थे वो होते हैं उस वक्त, यानी कि एक सुनील होता है, उसका भाई नीरज होता है और उसकी पत्नी पुष्पा। वो सोचते हैं कि इस लाश को ठिकाना लगा दें, लेकिन उसको वक्त नहीं मिलता है, इसीलिए जो सेफ्टी टैंक होता है उसी सेफ्टी टैंक में उस लाश को डाल देते हैं और सोचते हैं कि शायद कभी इस घटनाक्रम का खुलासा ही नहीं होगा। लेकिन उसे जुआ खेलने की आदत थी, इसीलिए घर बिक जाता है और घर खरीद लेता है। वो जो जो मैंने आपको शुरू में नाम बताया था, जब वो अपना सेफ्टी टैंक साफ करा रहा था उस तब जाकर के पता चलता है कि इसके अंदर एक लाश थी। और लाश का जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है, यानी कि उसका जो कंकाल होता है उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, तो वो छोटे लाल का लाश निकलता है। और उसकी पत्नी सुदामा और दो बच्चे जो इंतजार कर रहे थे पिछले 12 साल से, तब जाकर के पता चलता है कि वह तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन गायब हुआ था। दरअसल उसकी लाश, उसकी जो कंकाल थी वो एक सेफ्टी टैंक में था और इस बात का खुलासा होना था। फिलहाल जिसे घटना का पता चलता है उसको कि उसके पति की मौत हो चुकी है तो वो सब्र कर लेती है और हाँ, अब वो शायद कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे, ऐसा ही होता है अन्य मामलों में। लेकिन जिन मामलों में कोई व्यक्ति गायब हो जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता है, उन्हें सब्र नहीं आता है, वो हमेशा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनका अपना कहाँ होगा, किस हाल में होगा। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी ही कुछ ऐसी है। इस कहानी को सुनने के बाद न केवल आप पुलिस की तारीफ करेंगे, बल्कि जो व्यक्ति गायब होता है अब जो वापस अपने परिवार में आकर के मिलता है, परिवार वालों को दोबारा देखकर वो जो रोता है, बिलखता है, परिवार वालों को देखकर उसकी जो खुशी का जो रोना होता है वो लगेगा वाकई कि बिल्कुल अलग है बाकी सारी कहानियों से, दूसरी कहानियों से एकदम डिफरेंट कहानी है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बात कर रहा हूँ 27 अप्रैल 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास आरपीएफ की एक इंस्पेक्टर असलम खान, आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर आरती कुमारी और एएसआई हरिशंकर त्रिपाठी,
ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जांच पड़ताल कर रहे थे, देख रहे थे, इनकी जो ड्यूटी थी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे कि कोई यहाँ पर कोई ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं हो रही जिससे कि क्राइम हो सके। तभी असलम खान जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हुए थे। 1 पर खड़े होने पर उनकी नजर जो एक कूड़ेदान था उस बॉक्स पर जाती है, और उस कूड़ेदान के पास एक भिखारी होता है। वो बार बार हाथ डालता था उस कूड़ेदान में, उसके अंदर कोई छोटी सी पानी की बोतल हो या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो या कुछ ऐसे ही लिक्विड या कुछ ऐसे खाने पीने की कोई ऐसा सामान वो हाथ डालता था। वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था बार बार, उसमें अगर बूंद दो बूंद पानी भी मिल जाए या फिर कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो वो अपना उसको पी रहा था। और जैसे ही असलम खान सब इंस्पेक्टर की नजर उस पर पहुंचती है तो वह देख रहा था, और देखते ही देखते वह उन्हीं के पास जो एक कैंटीन था, कैंटीन पर जाते हैं और एक पानी की बोतल लेते हैं, और पानी की बोतल लाने के बाद उस भिखारी के हाथ में दे देते हैं। क्योंकि भिखारी ने जो कपड़े पहने हुए थे वो बिल्कुल एक अजीब तरह के कपड़े थे। दाढ़ी उनकी बड़ी हुई थी, बाल उनके बड़े हुए थे, और कुछ अजीब सा भद्दा सा गंदा सा महसूस हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि शायद प्यासा होगा, भूख लगी होगी, इसको पानी दे देते हैं। उसको पानी की बोतल ले जा करके दी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा था। और 27 अप्रैल 2024 की रात लगभग 8:10 के आसपास का यह वाकया था। पानी की बोतल जैसे ही उस भिखारी को देते हैं, भिखारी ने उस पानी की बोतल को पीने के बाद बड़े बेहतरीन तरीके से, बेहतर सलीके के साथ उसने कहा, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे यह बात थैंक यू वेरी मच सर बोला गया, वो सब इंस्पेक्टर असलम खान जो होते हैं उसकी नजर एकदम से उसके ऊपर टकटकी से लगाए देखते रह जाते हैं कि इतने शानदार तरीके से ये अंग्रेजी में कैसे बात कर रहा था। दरअसल उनका ये थैंक यू वेरी मच का जो टोन था वो बाकी सारे जैसे आम भाषा में हम लोग बात करते हैं उनसे काफी डिफरेंट था। मतलब उनके बोलने के तरीके से ये आप महसूस कर सकते थे कि ये अनपढ़ तो नहीं हो सकता है। उसके बाद उन्होंने न केवल उनको दो चार शब्द और बोले, और जैसे शब्द बोलता है अंग्रेजी के, जब उनका थैंक यू बोला जाता है, उनसे बातचीत करता है अंग्रेजी में, तो उन्हें लगता है कि एक भिखारी होकर उन्होंने ये कौन सा शुरुआत है, जो मैं उनको लगता है जैसे कोई सीबीआई का कोई ऑफिसर हो सकता है कि जांच पड़ताल करने के लिए इसने अपना रूप बदल लिया हो, ऐसा उस सब इंस्पेक्टर असलम खान को लगा। अभी असलम खान कहते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आप कौन हो, बड़ी सलीके से उससे बातचीत कर रहे थे। तभी उसने कहा कि साहब मेरा नाम महावीर सिंह है और मेरी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है, और मैं औरैया जिले का एक विदु थाना क्षेत्र है उसी का एक कस्बा लगता है, समय लगता है, वहां का रहने वाला हूँ। तब उसे डांटते फटकारते हुए कहता है कि तुम्हें अपना ये क्या रूप बना रखा है। कहता है कि साहब रूप नहीं, यह एक कहानी है, आप सुनेंगे तो शायद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो सुनना चाहिए आपको। तभी असलम खान उस लड़के को, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम महावीर सिंह होता है, उसे अपने ऑफिस में लेकर के जाते हैं। सबसे पहले उसको खाना खिलाते हैं। खाना खिलवाने के बाद उसको कहते हैं कि तुम चाहो तो फ्रेश हो सकते हो। और जब वो खाना वाना खाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है अब अपनी कहानी तुम बता सकते हो। तो कहता है कि साहब मेरी कहानी थोड़ी सी लंबी है। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से अपनी कहानी बता सकते हो। तो वो कहता है कि साहब मेरा अपना गांव है, जिस गांव का नाम है शमाय, जो कि थाना क्षेत्र बिधुना और जिला औरैया उत्तर प्रदेश लगता है। बात 26 जून 2022 की है। घर में पैसे की जरूरत थी, पिताजी उसके हैं ही नहीं, और वो लड़का पैसे निकालने के लिए जाता है शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर विधाना थाना लगता है, जहां पर एटीएम है। वो अपना एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिल नहीं पा रहा था। उसके साथ एक दोस्त होता है उसी बैंक में। उसने कहता है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है और बहुत ही सख्त जरूरत है, इसीलिए मुझे कुछ पैसे निकलवा के एटीएम से दे दो। उसने उस दोस्त को इसे पैसे निकलवाने में मदद की, और मदद करने के बाद उसने उसको एटीएम और उसके पैसे दे दिए। अब यहाँ से महावीर सिंह पैसे लेकर के अपने गांव की तरफ चलने लगता है। वह इंतजार कर रहा था कि कोई बाइक, कोई स्कूटर या फिर कोई टेम्पो, कोई भी वाहन, किसी भी तरह का बस वगैरह कोई आएगी जो कि उसके गांव की तरफ से गुजरेगी, तो वो उसमें बैठ के जाएगा। ऐसे ही एक कार वहां से निकलने वाली थी, तो कार की तरफ से वो इशारा करता है, हाथ देता है ताकि वो उसे लिफ्ट दे सके। उसको उस रास्ते, वो उसी रास्ते पे जा रहे थे।
उसके गांव के मोड़ तक वो छोड़ दे तो वो अपने घर पहुंच जाएगा। अब जैसे ही वो आते हैं, गाड़ी जाती है, उसके पास रुकती है, वो हाथ देता है। रुकने के बाद अब वो कुछ लोग जो बातचीत करने लगते हैं, उनकी बातचीत की जो शैली थी, उनकी भाषा थी, वो ऐसी थी जैसी भाषा वो खुद बोलता ना हो। ना तो वो भोजपुरी थी, ना वो हिंदी थी, ना वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यह कौन है, कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे आगे तक जाना है। तो कहा ठीक है, आप बैठ जाइए। उसे गाड़ी में बिठाया जाता है। वो लोग कुछ खा रहे थे। खाते खाते उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो, इशारा करते हुए, तो उस लड़के ने भी, यानी कि महावीर सिंह ने भी, जो खाने का सामान था, उस वक्त उसकी उम्र 26 साल थी, फिलहाल उसकी उम्र 28 साल के आसपास है। जैसे उसने कुछ खाने का सामान लिया, अचानक से उसको नींद आ जाती है। और नींद आने के बाद उसको पता नहीं कब होश आया। काफी वक्त बीत चुका था और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वह एक टॉयलेट के अंदर बंद था। अब टॉयलेट के अंदर बंद वो जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ पर बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मुझे बंद कहाँ किया हुआ है। जब बार बार शोर मचा रहा था, उसका शोर सुनने के बाद कोई व्यक्ति आता है। वो अपनी ही तरह की भाषा में बात कर रहा था, जो ऐसी भाषा जिस भाषा को महावीर सिंह समझ ही नहीं पा रहा था। उसने उसको बचाने या उससे कुछ बात करने के बजाय उसको पीटना शुरू कर दिया। यानी कि वो तब तक शांत नहीं होता है, महावीर सिंह जब तक उसको ऐसे थप्पड़ से पीटता रहा। उसके बाद वो भूखा था, कुछ खाने को मांगता। जब भी कुछ खाने को मांगता तब पिटाई होती। और इसी बीच में उसको एक इंजेक्शन दे दिया जाता था। जैसे ही इंजेक्शन दे दिया जाता, उसको फिर से नशा हो जाता था। यानी कि वो पहले से ही नशा में था और उसका जो मोबाइल नंबर वगैरह, एटीएम, जो कुछ भी था, पैसे वैसे, उसके सब कुछ गायब हो चुके थे। जब उसके पास अपनी कोई पहचान नहीं थी, वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, उसको उस बात का कुछ भी इल्म नहीं था, कोई भी जानकारी नहीं थी। इधर सब कुछ परेशानी होने के बाद कुछ देर बाद फिर उसकी आंखें खुलती है। जब इंजेक्शन का असर कुछ कम हो जाता है, फिर वह रोते बिलखते हुए कहता है कि साहब, आप मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं कहा हूं, मुझे बता दो। उसकी भाषा में वो जो शैली थी वो अलग थी, वो समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने खाने वाने का इंतजाम किया। और खाने का इंतजाम करने के बाद अब उसको एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। ऐसा कमरा जहां पर कोई दूसरा था ही नहीं। उसकी जो बातचीत थी वो समझ नहीं पा रहा था। वहां खाना मिलता है और खाना खाने के बाद कभी कभार जब भी उसका मौका मिल पाता, वो उसको मर पड़ जाया करता था। धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ने लगा, उस लड़के को एक ऐसा निर्मदीन एक बिल्डिंग के पास लेकर के जाया गया, जहां पर पहले से और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। और वहां पर काम भी कर रहा था और काम करते करते घर आता, खाना मिलता। यहाँ से भागने का कोई चांस नहीं था, कोई भी ऐसा मौका नहीं था, ऐसी जगह नहीं जिस जगह पे वो रह रहा था। इसीलिए वह न भाग पाए। उसी बीच में इंजेक्शन दे दिए जाते थे जब उसको उस घर में लाया जाता था। और फिर कोई नशीला पदार्थ खिला खिला कर उनको वहां पर रखा जाता था। धीरे धीरे करके पता नहीं कब सन 2023 गुजर जाता है, सन 2024 आ जाता है। एक नई दुनिया में वो चला गया था, एक ऐसी दुनिया जहां पर ना कोई उसका दोस्त था, ना कोई उसे पहचानता था। यहाँ से भागने की कोशिश करे तो भागने का कोई ऐसा अवसर नहीं था। अप्रैल के तीसरे सप्ताह की बात है, उसको नशे की इतनी आदी हो जाता है कि अब इंजेक्शन का भी असर उस पर काम नहीं कर रहा था। इसीलिए उसे थोड़ा थोड़ा होश था। और जब उस रात में उसकी आंखें खुलती है, तब उसको रोकने टोकने वाला वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि जो लोग उनको इंजेक्शन दिया करते थे वो लोग भी अब बेखबर हो चुके थे, क्योंकि वक्त 2 साल का बीत चुका था। बार बार इंजेक्शन का जो काम था, जो इंजेक्शन का वक्त था, वक्त पे इंजेक्शन देने के बाद वो लोग बेखबर हो जाया करते थे। अब उन्होंने, जब अप्रैल के तीसरे सप्ताह की बात थी, जब कोई रोकने टोकने वाला वहां पर नहीं था, वही उसी वक्त वो मौका पाते हैं, उस जगह से, उस बिल्डिंग से वो भाग जाता है। क्योंकि जो पुराने लोग थे, उन पुराने लोगों को वो लोग इतना अब ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि पुराने लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से ये कोई लोग भागने वाला नहीं है। लेकिन लड़के का रूप, उसका हुलिया, सब कुछ बदल चुका था। जैसा उनका हाइट था, जो उनका दिखने का तरीका, तौर तरीका था, दिखने में जो जैसा वो था, उसके बाल दाढ़ी जितना जो बढ़ चुके थे, उससे प्रॉपर मात्रा में जो उनका खाना वाना नहीं मिल पा रहा था, उसके वजह से उनका एक हुलिया अजीब सा हो चुका था। अब जब वहां से वो भागता है, रात का वक्त था, भागते भागते उनको रास्ते में
एक ट्रेन की पटरी दिखाई देती है। अब उसी पटरी के सहारे दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं किस इलाके में हूँ, कहाँ जाना है। उसके बाद वहां से उस ट्रेन की पटरी के सहारे वो चलता रहा, दौड़ता रहा, और लगभग सुबह हो जाती है दौड़ते दौड़ते। तब पता चलता है कि एक रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है। वहां लिखा हुआ था, भाषा के आधार पर उसे पता चलता है कि वह साउथ के इलाके में है। अब उसे नॉर्थ में जाना था, समझ नहीं पा रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, जाए कहाँ, कैसे। इसीलिए कभी टॉयलेट में छुपकर तो कभी सीट के नीचे लेटकर वो ट्रेन में बैठ गया। उसे क्योंकि वहां से भागना था, वो ट्रेन के दिशा में अलग अलग हिस्से में दौड़ रहा था। बस उसे उस जगह से निकलना था जिस जगह पर उन लोगों के द्वारा वो कैद था। बस उसे इतना था कि उस जगह से किसी न किसी तरीके से उस जगह से वो वहां से निकल जाए। लेकिन उसे चाहिए था ठिकाना। बस इसी जगह पर जब वो सबसे खतरनाक जगह थी, उस खतरनाक जगह से वो दूर चला जाए। अब उसकी ट्रेन पहुंच जाती है कोलकाता। कोलकाता से दूसरे बिहार, बिहार से अलग अलग प्रदेशों में वो ट्रेन दौड़ रही थी, और ट्रेन दौड़ते दौड़ते कभी इस ट्रेन में, कभी उस ट्रेन में, कभी दूसरी, कभी तीसरी, लगातार बदलता रहा। 27 अप्रैल 2024 की रात 8 बजे के आसपास उसकी ट्रेन आके रुकती है कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और वहां वो इंतजार कर रहा था, उसको कुछ पानी मिल जाए, उसे प्यास लगी थी, कुछ खाना पीना मिल जाए। इसीलिए वो कूड़ेदान से निकाल कर खाना खाना खान पीने की तलाश कर रहा था। वहां पर उसी की नजर पहुंचती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एएसआई की नजर, सब इंस्पेक्टर असलम खान की नजर। जब सब इंस्पेक्टर असलम खान ने जब उसकी कहानी सुनी, तो उसने पूछा कि कोई नंबर जो तुम्हें याद हो बताओ। एक ऐसा नंबर, बड़ी देर याद करने के बाद उसको एक नंबर जो कि उनका ही एक चचेरे भाई रविंद्र का मिलता है। जब रविंद्र को फोन किया जाता है, तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि यह जो तुम्हारा भाई अपना होने का एक लड़का है, जो तुम्हारा भाई अपना होने का दावा करता है। उसने कहा कि वो शायद इस दुनिया में नहीं है। जिसको फोन किया गया था, ये उनका लफ्ज था कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है। आप कौन बोल रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तब होता यह है कि उनको वीडियो कॉल कराई जाती है, और वीडियो कॉल कराने के बाद जब एक भाई दूसरे भाई से बातचीत कर रहा था, तो उसने देखा, उसके हुलिये से पहचानने की कोशिश की, क्योंकि उसके बाल, उसके दाढ़ी, उसके कपड़े सब कुछ बदल चुके थे। 5 फुट 6 इंच के आसपास की उसकी लंबाई, वो एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, सब कुछ अच्छे से बात करने का सलीका, परिवार भी उसका ठीक ठाक। और वो अचानक से उनका ऐसा रूप देखकर उसके भाई को तरस आ जाता है। गुरुग्राम में रहकर एक अच्छी सी कंपनी में वो लड़का नौकरी कर रहा था, जो उसका चचेरा भाई था। उसने कहा कि बस मुझे कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने में जितना वक्त लगेगा, मेरे भाई को यहीं रखना। उसके बाद वो उसे सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचता है, अपने भाई को लेता है, और उसे बताया जाता है कि यह जो गायब हुआ था, उस वक्त उन्होंने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। इसके बाद जो कागज की जितनी भी रिपोर्ट वगैरह थी, फाइल्स वगैरह होती है, उस फाइल्स को पूरा करने के बाद उस लड़के को जब लेके गांव जाता है, तो उसके बाद उसकी जो माँ होती है, वो विधवा थी। उसने अपने बेटे को देखकर उससे पूछते हुए खूब रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है। जो सब इंस्पेक्टर पुलिस वालों ने उसकी मदद की थी, यहाँ तक पहुंचने के बाद उसको याद करके वो बहुत ज्यादा रोते हैं, और कहते हैं कि कोई मर जाता है तो सब्र हो जाता है, लेकिन जब किसी के मरने की खबर नहीं मिलती, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वो किस हाल में होगा, किस रूप में होगा। माँ अपने बेटे की राह देख रही थी, और जब बेटा आता है, तो पूरे गांव में एक खुशी का माहौल हो जाता है। और यह कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो व्यक्ति आखिरकार कैसे पहुंचा। पुलिस उसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई थी, आखिरकार उसका अपहरण किसने किया, कैसे वो वहां तक पहुंचा, कौन थे वो लोग, किस तरह की बिल्डिंग में वो काम करता था, और कितने ऐसे लोग हैं जिनका शायद अपहरण किया गया हो। वो महिलाएं, वो पुरुष, वो कौन है, वो समझने की कोशिश और उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद पुलिस वहां तक पहुंच जाए, शायद उनका अपहरणकर्ताओं तक पहुंच जाए, तो यह कहानी कुछ आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें, आप अपना ख्याल रखें, आप अपना सुरक्षित रहें। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।